हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। और ये जो हमारी वीडियो है ये पॉलिटिकल साइंस की है और इस पॉलिटिकल का नाम है अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए, ये जो हमारी वीडियोज़ चल रही हैं ये पूरी ही सीरीज़ चल रही हैं इस बुक की, जिसमें मैं आपको सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवा रही हूँ जो कि इस पूरी ही बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसके अंतर्गत मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी बना दिया है। आज का हमारा पार्ट 4 होने वाला है। तो अगर आपने ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ये सारे ही पार्ट जो है चेकआउट नहीं किए तो आप जल्दी से उन्हें चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। पार्ट 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे, जो कि आपकी स्टडी के लिए और आपके पास आउट होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, अगर आपने ये सारे ही पार्ट देख लिए तो सिर्फ आप पास आउट ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर भी गेन कर पाओगे, क्योंकि इसके अंतर्गत मैं आपको सिर्फ पास आउट वाले क्वेश्चंस नहीं, जिससे आप अपनी रैंक बना सकते हो, अपने नंबर अच्छे ला सकते हो, वो सारे भी क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपके और जो सब्जेक्ट हैं आप उन्हें भी मेरे चैनल के माध्यम से कवर कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4 की, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ओके, चलिए देखेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस वीडियो का, और ये जो इंपॉर्टेंट है ये है कोविड-19 महामारी ने विश्व जलवायु प्रशासन को कैसे प्रभावित किया और इस अनुभव से क्या सबक सीखा जा सकता है। यानी कोविड-19 की जो महामारी आई थी उसने विश्व जलवायु परिषद या प्रशासन जो था उसको क्या किस तरह से प्रभावित किया था, और इन सभी से हम क्या सीख सकते हैं, क्या सिखा कर गई हमें कोविड-19 की महामारी। क्योंकि देखिए, कुछ भी चीज़ क्यों ना हो, वो अगर बड़ा इफ़ेक्ट डाल रही है तो वो कहीं न कहीं हमें कुछ चीज़ें सिखाती भी है, चाहे वो पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा सिखाती है। तो अब कोविड-19 की जो महामारी थी उसने हमें क्या सिखाया, इस बारे में हमें चर्चा करनी है। चलिए देख लेते हैं। इसके इंट्रो में आप लिख सकते हैं, कोविड-19 महामारी और वैश्विक जलवायु प्रशासन प्रभाव और सबक। कोविड-19 महामारी ने न केवल मानव स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक जलवायु प्रशासन को भी गहराई से प्रभावित किया, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है कोविड-19 की जो महामारी आई थी उसने सिर्फ स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, और इसके साथ साथ जो हमारी जलवायु प्रशासन था उसको भी प्रभावित किया। किस तरह से महामारी ने जलवायु परिवर्तनों के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कमजोरियों और ताकतों को उजागर किया और इस दिशा में कई संभावनाओं और सबक का मार्ग प्रस्तुत किया। किस तरह से मार्ग प्रस्तुत किया, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कोविड-19 महामारी का वैश्विक जलवायु प्रशासन पर प्रभाव, किस तरह से प्रभाव पड़ा, चलिए इसको देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं कार्बनिक उत्सर्जन में अस्थायी कमी। किस तरह से कार्बनिक उत्सर्जन में अस्थायी कमी आई थी। लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में कमी के कारण 2020 में वैश्विक कार्बनिक उत्सर्जन में लगभग 7% की गिरावट आई, क्योंकि देखिए लॉकडाउन लग गया था जिसकी वजह से लोग जो थे वो अपने घरों में फंस गए थे, आवाजाही जो होती है वो कम हो गई थी, ना के बराबर ही थी। और जो परिवहन होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, ट्रैफिक वगैरह, इन सभी ये सभी चीज़ें जो थी वो रुक सी गई थी, जिसकी वजह से 7% जो उत्सर्जन होता है कार्बन का उसमें गिरावट आई थी। ठीक है, सीखा गया सबक, क्या सबक सिखाया गया था, चलिए देखते हैं। यह प्रदर्शित करता है कि संरचनात्मक बदलाव और नीतिगत हस्तक्षेप उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। यानी अगर हम सकारात्मक बदलाव करना चाहते हैं तो नीतिगत जो हस्तक्षेप हैं उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे हरित ऊर्जा की ओर बदलाव का अवसर, किस तरह से। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं महामारी के दौरान कई देशों ने हरित रिकवरी की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे नवीनीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे इससे क्या सीख मिली। यह समझ में आया कि आर्थिक पुनर्निर्माण और पर्यावरणीय संरक्षण को एकीकृत किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं में रुकावट, किस तरह से रुकावट आई महामारी के कारण। COP26 जैसे प्रमुख जलवायु वार्ताओं को स्थगित करना पड़ा, जिससे वायु एजेंडे में देरी हुई। ठीक है, यानी हम देरी की चीज़ें भी देख सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 के समय सारी चीज़ें रुक गई थी। इससे क्या सीख मिली, डिजिटल और लचीले तरीकों का उपयोग
कर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं को बाधित होने से बचाया जा सकता है। यानी अगर हम डिजिटल रूप में आ जाएँ तो हम एक ही टाइम पे सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं, चाहे जाएँ या ना जाएँ। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो डिजिटल रूप में पढ़ा रही हूँ। अब देखिए आप मेरे पास पढ़ने तो नहीं आ रहे, बट ऐसा नहीं है कि आपकी स्टडी रुक रही हो। तो हम डिजिटल रूप में जाकर अपनी स्टडी को कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उनको भी कवर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे वाला हमारा पॉइंट है वैश्विक एकजुटता की कमी। किस तरह से वैश्विक एकजुटता की कमी को हम देख सकते हैं? महामारी ने ये दिखाया कि वैश्विक संकट का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपर्याप्त था। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी एक साथ नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। इससे हमें क्या सीख मिली? जलवायु परिवर्तन जैसे दीर्घकालीन संकटों से निपटने के लिए अधिक संगठित और सामान्यतावादी दृष्टिकोण की आवश्यक है। यानी अगर हम जलवायु परिवर्तन जैसे दीर्घकालीन संकटों से निपटना चाहते हैं, उसके लिए हमें सामान्यतावादी दृष्टिकोणों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रकृति के महत्व को पुनः खोजा गया। यानी जो हमारी प्रकृति है उसका जो महत्व है उसको दोबारा खोजा गया है। लोग प्रकृति की ओर दोबारा मुड़ने लगे थे। किस तरह से? चलिए देखते हैं। लॉकडाउन के दौरान वायु और जल गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिससे पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। क्योंकि लॉकडाउन में सारी जो कार्बनिक चीज़ें थी या ये कहें आवाजाही थी वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वायु की और जल की जो गुणवत्ता होती है वो साफ हो जाती है। इससे हमें क्या सीख मिली? पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना न केवल जलवायु प्रशासन बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। यानी जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी सभी को रक्षा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ जलवायु या फिर ऐसे विभागों को नहीं, सबकी ये जिम्मेदारी है, ठीक है? अब हम देखेंगे अनुभव से सीखा गया सबक। यानी जो हमारे अनुभव थे लॉकडाउन को लेकर, कोविड-19 को लेकर, तो उससे हमें क्या सबक मिलता है? तो पहला आप लिखेंगे संकट प्रबंधन और दीर्घकालीन रणनीति। किस तरह से महामारी ने दिखाया कि वैश्विक संकटों का सामना करने के लिए त्वरित और समन्वित प्रक्रियाएं आवश्यक हैं। इसी प्रकार जलवायु संकट के लिए दीर्घकालीन रणनीतियों की जरूरत होती है, ठीक है? अब हम नेक्स्ट इसमें लिखेंगे हरित रिकवरी की दिशा। किस तरह से? महामारी से उभरने की प्रक्रिया ने यह सिखाया कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण को साथ लेकर चलना संभव है। यानी देखिए महामारी के दौरान हमें पता चला कि जो हमारी प्रकृति है और आर्थिक विकास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उन दोनों का साथ होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं प्रौद्योगिकी का महत्व। किस तरह से प्रौद्योगिकी का महत्व है? चलिए देखते हैं। डिजिटल तकनीकों और आभासी मंचों ने दिखाया कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु वार्ताओं को बिना बाधित किए ये जारी रखा जा सकता है। जैसे कि डिजिटल रूप में कर दिया जाए, ऑनलाइन लिया जाए, तो उन्हें वो बाधित किए बिना लिया जा सकता है, ठीक है? आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोविड-19 हम बहुत सारी चीज़ों में डिजिटल हो गए हैं। इससे पहले भी जो कोविड-19 था उससे पहले इतना बीए के बारे में या इतने कोई भी टीचर्स आपको ऑनलाइन नहीं मिलेंगे। पर हमें कोविड-19 ने ये सिखाया कि कैसी भी परिस्थिति हो, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं हम उन्हें नहीं छोड़ सकते, जैसे जिसमें कि एक एजुकेशन भी है। आप एजुकेशन को अब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं, इतनी सारी जगह देख सकते हैं, ऑनलाइन देख सकते हैं, जहां आप परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कोविड-19 ने ही सिखाई हैं, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक एकजुटता और समानता। किस तरह से महामारी ने अमीर और गरीब देशों के बीच संसाधनों के असमान वितरण को उजागर किया, कि किस तरह से जो संसाधन है उनके जो असमान वितरण हो रहा है महामारी की वजह से ये सामने आया। यह सीख जलवायु वित्तीय और तकनीकी सहयोग में अधिक समानता की आवश्यकता पर जोर देती है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोणों का संतुलन। किस तरह से हम स्थानीय और वैश्विक दृष्टिकोणों का संतुलन देख सकते हैं? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्थानीय स्तर पर पर्यावरणीय संरक्षण और वैश्विक स्तर पर नीति समन्वय दोनों की जरूरत होती है, ठीक है? आई होप आपको ये सारी ही चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्या क्या सीख मिली है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कोविड-19 महामारी ने यह स्पष्ट कर दिया कि वैश्विक संकट को समाधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, संरचनात्मक बदलाव और दीर्घकालीन दृष्टिकोणों के बिना संभव नहीं है। जलवायु प्रशासन को महामारी से प्रेरणा लेते हुए अधिक समावेशी, लचीला और हरित भविष्य की दिशा में कार्य करना चाहिए। यह अनुभव जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अवसर भी है और एक चेतावनी भी है, क्योंकि देखिए अभी हमने जो भी परिवर्तन देखे, जिस तरह से हम उसमें देख सकते हैं कि लचीलापन होना चाहिए। पहले लचीलापन नहीं था, हरित भविष्य होना चाहिए।
तो इन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए जो कि आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी हमने वो चीज़ फेस करी जैसे कि कोविड-19, आगे ऐसी कुछ और नहीं आ सकता, कुछ और भी आ सकता है, तो हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छ प्रशासन के विकास और टिकाऊ प्रणालियों की परिवर्तन में इसके महत्व की व्याख्या की। यानी आपको इस क्वेश्चन में स्वच्छ प्रशासन के विकास और टिकाऊ प्रणाली के जो परिवर्तन होते हैं उनके महत्व के बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रो, यानी इसका जो परिचय है, परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, स्वच्छ प्रशासन। पहले हम देखेंगे स्वच्छ प्रशासन आखिर है क्या। विकास और टिकाऊ प्रणाली में इसका महत्व, स्वच्छ प्रशासन का तात्पर्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था से है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, निष्पक्षता और दक्षता पर आधारित हो। यानी स्वच्छ प्रशासन का अर्थ ही ये है, या ये कहें इसका तात्पर्य ये है, जिस प्रशासन में पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, निष्पक्षता हो और दक्षता हो, वही हमारा स्वच्छ प्रशासन होगा। यह एक ऐसी प्रणाली को बढ़ावा देता है जो न केवल समाज के सभी वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि दीर्घकालीन रूप से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाता है। यानी अगर हम इसकी बात करें तो स्वच्छ प्रशासन जो होता है वो दीर्घकालीन रूप से आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे अब हम देखेंगे स्वच्छ प्रशासन के प्रमुख तत्व। यानी जो हमारे स्वच्छ प्रशासन होता है इसके प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं पारदर्शिता, शासन की नीतियों और निर्णय सभी के लिए स्पष्ट और सुलभ होने चाहिए, यानी सभी उनको समझ सकें। इसका महत्व है यह विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट होती है हमारी जवाबदेही। प्रशासन तंत्र को अपने कार्य और निर्णय के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। इसका क्या महत्व है, ये भ्रष्टाचार को रोकता है और नागरिकों को अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे भागीदारी, किस तरह से भागीदारी होती है, चलिए देख लेते हैं। भागीदारी के अंतर्गत आप लिख सकते हैं शासन में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना होना चाहिए। यानी जो शासन होता है उसमें नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। महत्व देखेंगे, यह शासन को आर्थिक, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नियम, आर्थिक प्रशासन, किस तरह से कानून का शासन और निष्पक्षता पालन होनी चाहिए। इसका क्या महत्व है, यह सामाजिक न्याय और स्थिरता को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्षमता, किस तरह से क्षमता, संसाधनों का कुशल उपयोग और प्रभावी सेवा वितरण आवश्यक है। इसका महत्व है यह टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करता है, क्योंकि जब संसाधनों का जो वितरण है वो सही होता है तो क्षमता भी अच्छी हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विकास में स्वच्छ प्रशासन का महत्व, यानी अगर हमारे देश को विकास करना है तो उसमें स्वच्छ प्रशासन का क्या महत्व होता है। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक विकास को बढ़ावा, किस तरह से, पारदर्शी और जवाबदेही शासन निवेश के लिए एक स्थिर वातावरण तैयार करते हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने से संसाधनों का सही उपयोग होता है। यानी देखिए अगर पारदर्शिता है तो आर्थिक विकास बढ़ जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक समानताएं। स्वच्छ प्रशासन सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करते हैं, यह समाज में कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजनीतिक स्थिरता, निष्पक्षता और भागीदारी पर आर्थिक शासन प्रणाली राजनीतिक स्थिरता और असंतोष को कम कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार जैसी चीजें रुक जाती हैं क्योंकि पारदर्शिता होती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे टिकाऊ प्रणाली के निर्माण में स्वच्छ प्रशासन का योगदान, के किस तरह से टिकाऊ प्रणाली बनाता है एक स्वच्छ प्रशासन। इसके अंतर्गत पहला आप लिख सकते हैं पर्यावरणीय संरक्षण। देखिए जिस तरह से मैंने आपके लिए पॉइंट वाइज चीज़ें बनाई हैं, आपको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। पैराग्राफ कोई नहीं लिख कर आएगा, क्योंकि पैराग्राफ लिखने से मार्क्स जो होते हैं वो काट लिए जाते हैं, तो आपको पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है। तो पहला है हमारा पर्यावरणीय संरक्षण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं स्वच्छ प्रशासन संसाधनों के दीर्घकालीन टिकाऊ उद्योगों को सुनिश्चित करता है। पर्यावरणीय नियंत्रणों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे समाज और अर्थव्यवस्था का संतुलन, किस तरह से यह सुनिश्चित करता है कि विकास की नीतियां केवल आर्थिक प्रगति का केंद्र न होकर सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकता को भी ध्यान दे। यानी जो हमारी विकास की नीतियां होती हैं वो केवल आर्थिक प्रणाली को ही केंद्र ना रखकर सामाजिक और पर्यावरणीय जो आवश्यकता है उसको भी ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं
अंतरपीढ़ी समानता किस तरह से संसाधनों का कुशल और न्यायपूर्ण उपयोग भविष्य की पीढ़ियों को ज़रूरतों का ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। यानी जो हमारे चीज़ें हैं उनका जो उपयोग है वो हमें भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान में रखकर करना चाहिए। जैसे कि पेट्रोल है, ऐसा नहीं है हम उसका अंधाधुंध यूज़ कर लें और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसे वो चीज़ मिले ही ना। तो हमें ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल गवर्नेंस, किस तरह से वैश्विक चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन और गरीबी का समाधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और समन्वय के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, स्वच्छ प्रशासन न केवल विकास को गति प्रदान करता है बल्कि टिकाऊ प्रणाली के निर्माण के लिए एक आधार भी तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि शासन की सभी प्रक्रियाएं पारदर्शी, जवाबदेही और समावेशी हों। टिकाऊ विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ प्रशासन एक अनिवार्य शर्त है। यानी अगर हमें टिकाऊ प्रशासन चाहिए तो स्वच्छ प्रशासन व्यवस्था भी होनी चाहिए, तभी हम टिकाऊ व्यवस्था या टिकाऊ प्रशासन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनुपस्थिति में योगदान देने वाले मुख्य कारक क्या हैं? यानी गैर पश्चिमी जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनकी अनुपस्थिति में जो योगदान देने वाले प्रमुख कारण हैं उनके बारे में आपको बताना है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं, गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनुपस्थिति में मुख्य कारक हैं। कौन कौन से मुख्य कारक हैं? इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी IR का अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के दृष्टिकोणों और उनके ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित है, क्योंकि मोस्टली हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी देशों के ही ऐतिहासिक अनुभवों को देखते हैं। गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों की अनुपस्थिति के कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। यह कारण पश्चिमी वर्चस्व और गैर पश्चिमी समाज को संस्थागत और बौद्धिक कमजोरियों से जोड़ती है। अब किस तरह से ये जोड़ती है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम लिखेंगे औपनिवेशिक इतिहास और पश्चिमी प्रभुत्व। किस तरह से, इसमें पहला आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन 20वीं सदी के आरंभ से यूरोप और अमेरिका में उभरा। इस विषय में अधिकांश सिद्धांत पश्चिमी देशों की औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी नीतियों को प्रतिबंधित करते हैं। औपनिवेशवाद ने गैर पश्चिमी समाजों के ज्ञान उत्पादन और शैक्षिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया, क्योंकि देखिए 20वीं सदी से ही हमारा उपनिवेशवाद शुरू हुआ और जो कि हमारे पश्चिमी से हुआ था, यानी पश्चिम की जो नीतियां थी या ये कहें पश्चिम से हुआ था, अमेरिका यूरोप हो गए। लेकिन जो गैर पश्चिमी थी वो सिर्फ इन्हें फॉलो करते थे, इसका भी ये एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे, पश्चिमी देशों ने अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करते हुए गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों को हाशिए पर रखा, क्योंकि ये पश्चिमी जो देश थे वो सिर्फ अपने ही दृष्टिकोण, अपनी ही जो संस्कृति थी उसको बढ़ाने का कार्य करते थे, दूसरियों को सिर्फ हाशिए पर रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पश्चिमी केंद्र स्वरूप। किस तरह से पश्चिमी केंद्र स्वरूप रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से पश्चिमी देशों की चुनौतियों जैसे शीत युद्ध, यूरोपीय इतिहास और अमेरिका के वैश्विक नेतृत्व पर केंद्रित है। यथार्थवाद और उदारवाद जैसे सिद्धांत मुख्य रूप से पश्चिमी राजनीतिक अनुभवों से प्रेरित हैं, क्योंकि यथार्थवाद हो गया, उदारवाद हो गया, ये सभी पश्चिमी राजनीति पर आधारित हैं। गैर पश्चिमी समाज में इतिहास, सांस्कृतिक मूल्य और राजनीतिक संरचनाओं को महत्व नहीं दिया गया है। यानी जो गैर पश्चिमी राज्य थे उनके इतिहास को, उनकी सांस्कृतिक मूल्य को, उनकी राजनीति को, इन्हें ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था, इसीलिए भी इनका महत्व कम देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वैश्विक शासन संरचना में असमानता। किस तरह से पश्चिमी देशों ने लंबे समय तक आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखा, जिससे उनका ज्ञान उत्पादन पर नियंत्रण रहा। यानी देखिए जो पश्चिमी देश थे इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक शासन किया, जिसकी वजह से इनके आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व रहा था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्विक संस्थाएं जैसे संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF पश्चिम मूल्यों और नीतियों को प्राथमिकता देती हैं। यानी जो हमारे विश्व स्तर के संगठन है वो भी पश्चिम की जो मूल्य हैं या नीतियां हैं उनको प्राथमिकता देती हैं, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र हो गया, विश्व बैंक हो गया या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, जिसकी वजह से भी जो गैर पश्चिमी देश हैं वो पीछे हैं। गैर पश्चिमी देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और नीतियों को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त शक्ति या संसाधन नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे शैक्षणिक और संस्थागत सीमाएं। कौन कौन सी शैक्षणिक और संस्थागत सीमाएं हैं, चलिए इसको देख लेते हैं।
इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं गैर पश्चिमी देशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मजबूत शैक्षणिक संस्थाएं और संसाधनों की कमी रही है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे पश्चिमी विश्वविद्यालयों और शोध संस्थान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में अग्रणीय रहे हैं और उनके दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर हावी रहे हैं। ठीक है। गैर पश्चिमी समाजों में परंपरागत ज्ञान और दृष्टिकोणों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में शामिल नहीं किया गया, यानी जो गैर पश्चिमी देश हैं या जो पश्चिम के देश नहीं हैं, वहाँ की जो परंपरागत ज्ञान है या फिर जो परंपराएं हैं उनको आधुनिक शिक्षा प्रणाली में नहीं लिया गया, बल्कि यहाँ के जो परंपराएं हैं उनको लिया गया। ये भी एक कारण है। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताएं। किस तरह से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विविधताएं हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं गैर पश्चिमी देशों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विविधताओं ने एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करने में कठिनाई पैदा की है, यानी एक समग्र जो दृष्टिकोण होता है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नेक्स्ट आप इसमें लिखें जबकि पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन राष्ट्रीय राज्य प्रणालियों पर आधारित था, गैर पश्चिमी समाज में राजनीतिक इकाइयां और परंपराएं अक्सर अलग थीं। ठीक है। यह असमानताएं गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य धारा के सिद्धांत में एकीकृत करने में बाधा करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं औपनिवेशिक मानसिकता और आत्मनिर्भरता की कमी। किस तरह से आत्मनिर्भरता की और औपनिवेशिक मानसिकता की कमी थी। औपनिवेशिकवाद के प्रभाव ने गैर पश्चिमी समाज में आत्मनिर्भरता बौद्धिक परंपराओं के विकास को बाधित किया था। ठीक है। पश्चिमी सिद्धांतों और नीतियों को ही सही मानने की प्रवृत्ति ने गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों की संभावनाओं को सीमित कर दिया, यानी देखिए पश्चिमी जो दृष्टिकोण है सिर्फ उन्हें ही सही माना जाता था, जिसकी वजह से जो गैर पश्चिमी दृष्टिकोण थे उनकी जो संभावनाएं थी उनको सीमित कर दिया गया। इसी वजह से जो गैर पश्चिमी देश हैं वो पीछे रह गए। गैर पश्चिमी देशों के विकास ने अक्सर पश्चिमी ढांचे में ही शोध किया, जिससे उनके विचारों की स्वतंत्रता बाधित हो गई। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैश्वीकरण का प्रभाव। किस तरह से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता है, चलिए देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हम देखेंगे वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पश्चिमी मूल्यों और सिद्धांतों का प्रभाव हुआ। गैर पश्चिमी देशों में भी पश्चिमी शिक्षा और विचारधाराओं का अनुसरण किया गया, जिससे उनके अपने दृष्टिकोण विकसित नहीं हो पाए, यानी जो पश्चिमी देश थे उनमें तो पश्चिमी शिक्षा दी जाती थी और जो गैर पश्चिमी देश थे उनमें भी पश्चिमी शिक्षा दी जाती थी, जिसकी वजह से उनके जो अपने दृष्टिकोण थे, अपने जो विकास था वो रुक गया। ठीक है। अब हम देखेंगे गैर पश्चिमी दृष्टिकोणों को पुनर्जीवित करने का प्रयास, यानी जो गैर पश्चिमी दृष्टिकोण है उन्हें पुनर्जीवित यानी दोबारा से उन्हें अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। किस आधार पर या किस तरह से, तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं वैकल्पिक दृष्टिकोणों का विकास। किस तरह से भारत, चीन और अफ्रीका देशों में अब स्थानीय और ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर नए सिद्धांत विकसित किए जा रहे हैं, यानी भारत हो गया, चीन हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सभी देशों में जो ऐतिहासिक अनुभव हैं इनके आधार पर सिद्धांतिक विकास किया जा रहा है। ठीक है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं भारत में वासुदेव कुटुंबकम की धारणा और चीन में हारमोनियस वर्ड्स नीति ला रही है, यानी देखिए जो हमारी वासुदेव कुटुंबकम की नीति है उसको हम अपना रहे हैं। इसका मतलब है पूरा ही जो भारत है या ये कहें पूरा जो विश्व है वो एक कुटुंब है। ठीक है। जिसकी वजह से हम इस नीति को दोबारा लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षणिक आत्मनिर्भरता। किस तरह से गैर पश्चिमी देशों में अब स्वदेशी शैक्षणिक संस्थाओं और शोध परियोजनाओं पर जोर दिया जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं समानता आधारित वैश्विक संरचना। किस तरह से संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में विकासशील देशों की भूमिका बढ़ाई जा सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो गैर पश्चिमी देश हैं उनकी भी भूमिका बढ़ जाएगी। ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे निष्कर्ष। आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं गैर पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अनुपस्थिति ऐतिहासिक और संरचनात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। हालांकि वैश्वीकरण और बढ़ते बहुध्रुवीय विश्व ने गैर पश्चिमी दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए एक मंच प्रदान किया है। इन देशों को अपने ऐतिहासिक अनुभव, सांस्कृतिक परंपराओं और राजनीतिक आवश्यकताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपना योगदान देना चाहिए। इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिक समावेशी और
विविध हो सकेंगे। यानी अगर हम इन सभी का योगदान देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी तरीके से कार्य हो सकता है, अगर गैर पश्चिमी भी जो देश हैं वो अपना योगदान दे पाएँ और सही तरीके से अपनी भूमिका निभाएँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम वीडियो नंबर 5 में कवर करेंगे। ओके। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आप इन सारे ही नोट्स को सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ज्वाइन करने के बाद में आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सारे ही नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके। एंड अगर आप चाहें तो मेरी फेसबुक पेज को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप अपनी स्टडी से रिलेटेड और ड्यू सोल की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।